महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम शंकर था। वे शिव के परम भक्त थे। उनकी इतनी अधिक आस्था थी कि वे किसी दूसरे देवता के सपने में भी दर्शन नहीं करना चाहते थे। वे केवल भगवान शिव के मंदिर में ही जाते थे। शंकर सुनार का काम करते थे। एक दिन वे अपनी दुकान पर बैठकर आभूषण बना रहे थे। उसी समय एक सेठ उनके पास आया और बोला, मुझे भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए कमरबंद बनवाना है। आप मंदिर में चलकर श्री विष्णु की मूर्ति की कमर का नाप ले लें। सेठ जी, आप किस लिए विष्णु के लिए कमरबंद बनवा रहे हैं? मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं भगवान विष्णु के लिए कमरबंद बनाऊंगा। उनकी कृपा से मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ जी, लेकिन मैं तो केवल भगवान शिव के ही मंदिर में जाता हूँ। मैं विष्णु के मंदिर में उनकी मूर्ति का नाप लेने के लिए नहीं जाऊंगा। आप किसी अन्य सुनार से कमरबंद बनवा लें। आपके जैसे अच्छे आभूषण बनाने वाला कोई और सुनार नहीं है, इसलिए मैं किसी अन्य सुनार से कमरबंद नहीं बनवाऊंगा। मैं आपको विष्णु जी की मूर्ति की कमर का नाप लाकर दे दूंगा। आप उसी नाप का कमरबंद बना देना। ठीक है सेठ जी। सेठ ने विष्णु जी की मूर्ति की कमर का नाप लाकर शंकर को दे दिया। शंकर ने सेठ जी द्वारा लाए नाप के अनुसार कमरबंद तैयार कर दिया। सेठ जी कमरबंद लेकर विष्णु जी के मंदिर में गए। सेठ जी ने जब विष्णु जी को कमरबंद पहनकर देखा तो वह बड़ा निकला। शंकर ने उसे पुनः बनाया। अब वह छोटा निकला। इस प्रकार सेठ जी कई बार नाप लेकर आए। शंकर ने बार बार उनके लाए नाप के अनुसार ही कमरबंद बनाया, परंतु पहनने पर वह कभी छोटा हो जाता तो कभी बड़ा। अंत में सेठ ने कहा, अरे शंकर भाई, आप ही मेरे साथ चलो, भले ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। ठीक है सेठ जी। अगले दिन शंकर भगवान विष्णु के मंदिर में उनकी मूर्ति की कमर का नाप लेने गया। शंकर ने जब नाप लेने के लिए मूर्ति को छुआ तो उन्हें वह मूर्ति भगवान शिव की मालूम हुई। उन्होंने समझा कि उनके साथ मजाक किया गया है। यह सोचकर उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी। पट्टी हटकर उन्होंने मूर्ति को देखा। मूर्ति देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। मूर्ति विष्णु देवता की थी। उन्होंने झट से दोबारा आंखों पर पट्टी बांध ली और नाप लेने लगे। नाप लेते समय उन्हें फिर वह मूर्ति भगवान शिव की प्रतीत हुई। उनके हाथ में त्रिशूल भी था। उन्होंने मूर्ति के गले को स्पर्श करके देखा तो उन्हें सर्प का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी फिर से हटा दी और देखा तो सामने भगवान विष्णु की मूर्ति थी। शंकर को ऐसा लगा मानो विष्णु देवता की मूर्ति उन्हें प्रसन्न होकर देख रही है। उन्होंने फिर पट्टी बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। वह मूर्ति शिव जी की प्रतिमा बन गई। फिर वह मूर्ति विष्णु की दिखाई पड़ने लगी। उन्हें ऐसी बात की प्रतीत हुई कि दोनों देवता एक ही हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत था। शिव और विष्णु दोनों देवता एक ही हैं। मैं व्यर्थ ही भेद मानता रहा। देवाधिदेव, हे सकल विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आज आपने मेरे अज्ञान का अंधकार दूर कर दिया है। अब मैं आपकी भी पूजा अर्चना किया करूंगा। आज मुझे पता चल गया है कि आप एक ही हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक साधु के पास जाती है। साधु महाराज जी, मुझे कोई तरीका बताइए जिससे मैं लोगों के मन की बात जान सकूं। लोगों के मन की बात जानना बहुत कठिन होता है बेटी, लेकिन तुम्हें मैं एक सैनिटाइजर देता हूँ। तुम इससे जिस पर भी छिड़काओगी वो सच बोल पड़ेगा। अभी टीचर्स डे आने वाला है। मैं इससे बच्चों के मन की बात जान सकूंगी और उन्हें एक बेहतर स्टूडेंट बना दूंगी। ठीक है बेटी। अगले दिन फिर पीलू स्कूल जाती है और क्लासरूम में आती है। बंटी, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? ओ ना मैडम जी, टीचर्स डे की तैयारी कर रहा था तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। पीलू उस पर साधु का दिया हुआ सैनिटाइजर छिड़का देती है और वो सच बोलने लगता है। मैडम जी, मैं सो रहा था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, होमवर्क करने का मन नहीं था और टीचर्स डे कब है मुझे पता ही नहीं। अब बोले ना असली बात। बंटी को पनिशमेंट मिलती है। कालू ये सब देखकर सोचता है, मैं ये सैनिटाइजर चुरा लूंगा। कालू पीलू के बैग से चुपचाप सैनिटाइजर चुरा लेता है। फिर वो मजे लेने लगता है। वाह भाई साहब, आपके बेटे को तो बहुत अच्छी नौकरी लगी है। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। मेरा बेटा आपके बेटे से ज्यादा टैलेंटेड है। आपका बेटा रिश्वत देकर नौकरी में लगा है। अरे क्या बकवास कर रही हो?
और कालू हंसता है। शाम में कालू पीलू और उसके पति जाबाज के घर के पास जाते हैं। क्यों जाबाज जी, आज भी आप घर लेट आए हो? कहाँ थे? वह एक दोस्त से मिलने अस्पताल गया था। कालू उस पर सैनिटाइजर छिड़का देता है। अरे मैं कोई अस्पताल नहीं गया था। तुम टीचर हो ना, तो तुम्हारी डांट से डर लगता है तो थोड़ा झूठ बोल दिया। मैं तो बार में गया था। हाँ, अभी मजाक चकाती हूँ तुमको। जाबाज की झाड़ू से पिटाई हो जाती है। ये देखकर कालू बहुत ही खुश होता है। तभी पीलू उससे सैनिटाइजर छीन लेती है और कालू को डांट लगती है। कालू, ये तुम स्टूडेंट्स के भले के लिए था, तुम्हारी मस्ती के लिए नहीं। अब तुम टीचर्स डे में 5 ऐसे लिख कर लाओगे। अगर कोई बहाना बनाए तो याद रखना, मेरे पास ये सच उगलने वाला सैनिटाइजर है। जी जी मैडम। ये सुनकर कालू वहाँ से भाग गया। अरे पीलू, ये साधु का दिया सैनिटाइजर इतना असरदार है, ये तुम इससे कड़क की मदद क्यों नहीं करती? सुना है वो एक बहुत बड़े चोर को पकड़कर लाया है, लेकिन वो पैसा कहाँ छुपाया है ये नहीं बता रहा है। मेरा भाई इंस्पेक्टर कड़क की भी मैं इसी सैनिटाइजर से मदद करती हूँ। फिर पीलू कड़क के पास पुलिस स्टेशन जाती है। कड़क भाई, ये सैनिटाइजर लो और इस चोर पर छिड़का दो। पीलू के कहने पर कड़क वैसा ही करता है और चोर पूरा सच उगल देता है। फिर सभी बच्चे पीलू को टीचर्स डे पर बहुत सम्मान देते हैं। कालू उस पर 5 ऐसे पूरी ईमानदारी से लिख कर लाता है और सरकार भी पीलू को टीचर्स डे के दिन चोर से पैसा निकलवाने के लिए इनाम देती है। इस तरह से पीलू एक अच्छी टीचर होकर सभी स्टूडेंट्स का जीवन सुधारने में कामयाब होती है। आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को
चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है और यह बात उसे समझ में आ गया है। और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपकी आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, अब तो तुम सदाचारी बन गए हो, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो। मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है, सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो, अब अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो
तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं। हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के। और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। जगदलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी सास सुंदरी और अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू की मोमोज बेचने का एक ठेला था। पीलू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी और बहुत ही सस्ते दामों में उसे बेचती थी। बहुत सारे पक्षी उसके यहाँ मोमोज खाने के लिए आते थे। पीलू की दुकान के बगल में ही कालू कौए की मोमोज की दुकान थी, लेकिन उसके मोमोज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। अरे कालू, ये क्या बकवास मोमोज बनाते हो, एक तो तुम महंगा बेचते हो, ऊपर से इतने बेस्वाद रहते हैं। कालू ये सुनकर बहुत चिढ़ जाता था। दूसरी तरफ वो देखता था कि बाकी के पक्षी पीलू के मोमोज की तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह पीलू दीदी, तुम क्या मोमोज बनाती हो, ऐसे मोमोज तो चाइना में भी नहीं मिलते होंगे। पीलू कहती है, अरे दीदी ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को स्वादिष्ट मोमोज बना कर दूं। पीलू की अच्छी खासी कमाई होती रहती है, लेकिन कालू इस बात से बहुत परेशान होता है कि कहीं उसे किसी दिन दुकान ही बंद न करनी पड़ जाए। वो परेशान होकर अपने चाचा से पूछता है, अरे हरिया चाचा, मुझे कोई रास्ता बताओ, मेरी मोमोज बनाने की दुकान पीलू की दुकान से भी पुरानी है। ये पीलू कल की आई हुई पिद्दी मुझसे आगे निकल गई है, मुझे मुनाफा कमाना है, मुनाफा। हरिया काका कालू से कहते हैं, देख कालू, मैंने पीलू के यहाँ के मोमोज खाए हैं, वो सच में बहुत टेस्टी हैं। तेरे मोमोज में वो बात नहीं है, इससे अच्छा तू कोई और काम शुरू कर ले। कालू ये सुनकर और गुस्सा करता है, हरिया काका, मैं तुम्हें रास्ता बताने को कह रहा हूँ और तुम मुझे मेरी ही दुकान बंद कराने पर तुले हुए हो। मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पीलू की दुकान पर बबली सेठानी लंबी चौड़ी कार में आती है। उसे देखकर पीलू चौंक जाती है। नमस्ते नमस्ते बबली सेठानी जी, आप कैसी हैं? आप मेरी दुकान में आई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बबली सेठानी कहती है, पीलू, हमने आपका बहुत नाम सुने हैं, हमारे बच्चे आपके मोमोज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कल मेरी बहुत बड़ी किटी पार्टी है, कम से कम 100 अमीर महिलाएं आएंगी। मुझे 300 मोमोज का ऑर्डर देना है तुम्हें। क्या तुम 300 मोमोज बना पाओगी? पीलू, बिल्कुल बिल्कुल बबली सेठानी जी, मैं ऐसे मोमोज बनाऊंगी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बबली कहती है,
देखो पीलू, अगर मेरे मेहमानों में से कोई भी मोमोज को लेकर नाराज हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी, और अगर वो खुश हुए तो याद रखना, आज मैं 300 मोमोज बोल रही हूँ, कल मैं 1000 मोमोज का ऑर्डर दूंगी। ये सुनकर कालू बहुत जोर के गुस्सा करता है कि आखिरकार पीलू को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया। उसे रात भर नींद नहीं आती है और वो सोचता रहता है, ये पीलू मुझसे फिर से आगे निकल रही है, बबली सेठानी का ऑर्डर ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जब बबली सेठानी का ऑर्डर बना रही होगी तो मैं उसके मोमोज को खराब कर दूंगा, फिर बबली सेठानी पीलू की दुकान ही बंद करा देगी। हा 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 हा। कालू मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन पीलू अपने घर में बबली सेठानी के लिए मोमोज बनाने लगती है और कालू दूर से पीलू को देखता रहता है कि जैसे ही वो घर के बाहर जाएगी वो उसके घर जाकर उन मोमोज को खराब कर देगा। पीलू, अब मैं जाती हूँ, मैं घर के लिए कुछ किराना लेके आ जाऊँ, घर में अब राशन खत्म हो रहा है। ऐसा सोचकर पीलू घर से बाहर चली जाती है। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। हा हा हा, अब पीलू के पूरे मोमोज खराब हो जाएंगे, उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिना देखे पीछे चलने की वजह से कालू गरम गरम कढ़ाई पर पैर रख देता है और वो जल जाता है। आ बचाओ, गरम कढ़ाई में मेरा पैर पड़ गया है, मैं ही फ्राइड राइस बन जाऊंगा। इस तरह से कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पंख जल चुके होते हैं। उसकी चीख सुनकर बबलू और पीलू आते हैं और साथ में कुछ पड़ोसी भी जल्दी से उनके घर आते हैं। वो देखते हैं कि कालू बुरी कतर जल गया है। फिर वो कालू से पूछते हैं कि ए कालू, तू मेरे घर क्या कर रहा है? तभी पीलू की नजर मोमोज पर जाती है। पीलू, ये देखिए जी, ये कालू ने हमारे मोमोज पर रेत डाल दी है। हाँ, मैं तुम्हारा मोमोज खराब करने के लिए आया था, लेकिन मैं तो खुद ही जल गया, मुझे माफ कर दो पीलू। कालू भैया, तुम मुझसे जला करते थे, आखिरकार देखो तुम्हारा पूरा शरीर ही जल गया। अगर तुम अच्छे से रहते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब लगता है तुम कभी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हाँ बहन, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर बबलू कालू को अस्पताल लेकर जाता है। पूरी रात मेहनत करके फिर से मोमोज तैयार करती है। अगले दिन बबली सेठानी के घर पार्टी में मोमोज की बहुत तारीफ होती है। कालू की दुकान तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और पीलू को अब बबली एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से अपने जीवन में खुशहाली पाती है।